अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा टोटल रिकॉल माय अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी के पन्ने पलटने वाले हैं। हमारा मिशन आज ये है कि हम एक ऐसे इंसान के दिमाग, उसके संघर्ष और उसकी जीत के उन पहलुओं को डिकोड करें जिन्होंने उसे बॉडी बिल्डिंग, फिर हॉलीवुड और उसके बाद राजनीति, इन 3 बिल्कुल अलग अलग और मुश्किल क्षेत्रों में शिखर पर पहुंचाया। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सुनने वालों को सफलता की एक नई और गहरी समझ देना है। हम 1947 के ऑस्ट्रिया के थाल नामक एक गांव में चलते हैं। ये एक बहुत ही छोटा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांव था। वो अकाल और युद्ध के बाद की तबाही का दौर था। मतलब घर में प्लम्बिंग या फ्लश वाला शौचालय तक नहीं था। सर्दियों में तो कुएं से पानी लाना पड़ता था और नहाने के लिए एक ही टब में पानी भरा जाता था। पहले माँ उस पानी का इस्तेमाल करती थी, फिर पिता, और अंत में बच्चों की बारी आती थी उसी एक पानी में। लेकिन भौतिक अभावों से भी ज्यादा भारी था उस घर का मनोवैज्ञानिक माहौल। उनके पिता गुस्ताव एक पुलिसकर्मी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राड की लड़ाई में घायल हुए थे। और उनका जो स्वभाव था वो बेहद सख्त था। घर में उनका ही शासन चलता था जो अक्सर क्रूर होता था, और वो शराब पीकर भी आते थे। गुस्ताव उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसने एक विश्व युद्ध शुरू किया और फिर एक भयानक हार का सामना किया। लेनिनग्राड के मोर्चे से जिंदा बचकर आना और फिर एक ऐसे बर्बाद देश में लौटना जहां विजेता सेनाओं का कब्जा हो, ये एक अकल्पनीय मनोवैज्ञानिक आघात था। तो उस ट्रॉमा, गुस्से और हताशा का निकास वो अक्सर परिवार पर एक कठोर अनुशासन और शारीरिक दंड के रूप में होता था। घर का माहौल एकदम एक सैन्य शिविर जैसा था जहां हर छोटी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन इस इतने तनावपूर्ण माहौल के बावजूद ना, परिवार में एक अजीब तरह का जुड़ाव भी देखने को मिलता है। अर्नोल्ड की माँ ने किसी तरह उस घर को सहेजने की कोशिश की। वो बिल्ली वाला किस्सा वो बहुत ही दिलचस्प है। अर्नोल्ड की माँ का मानना था कि मूकी कोई साधारण बिल्ली नहीं है, बल्कि उनकी बेहद वफादार रक्षक है। तो एक दिन किसी बात पर बहस हो रही थी और माँ ने अर्नोल्ड को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बचाव में अर्नोल्ड ने अपना हाथ आगे कर दिया होगा और इससे माँ को हल्की सी चोट लग गई और ठीक उसी पल सोफे पर बैठी वो बिल्ली मूकी हवा में छलांग लगाती है और सीधे अर्नोल्ड के चेहरे पर हमला कर देती। अर्नोल्ड के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन घबराने के बजाय वो और उनकी माँ एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मतलब माँ को आखिरकार ये साबित करने का मौका मिल ही गया कि उनकी बिल्ली वाकई उनकी रक्षक है। लेकिन तो घर में अर्नोल्ड की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण थी। हाँ, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने बड़े भाई माइनहार्ड की तुलना में कमतर आंका जाता था। माता पिता की नजर में माइनहार्ड अधिक होना का, पढ़ाई में तेज था और अर्नोल्ड बस वैसे ही थे। इसी भेदभाव ने अर्नोल्ड के भीतर खुद को साबित करने की एक प्रचंड आग पैदा की, और उन्होंने इस हीन भावना को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो जो अंधेरे जंगलों वाला वाकया है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, अपने डर पर काबू पाने के लिए वो जानबूझकर रात के समय अंधेरे और घने जंगलों से अकेले गुजरते थे। ये महज कोई खेल नहीं था, ये अपने डर का सीधे तौर पर सामना करने और अपने दिमाग को मजबूत बनाने का एक शुरुआती अभ्यास था। और स्कूल के दिनों का वो गणित की टीचर वाला वाक्य भी इसी मानसिक बनावट में एक परत जोड़ता है। लड़कपन में ध्यान खींचने के लिए अर्नोल्ड और उनके दोस्त लड़कियों पर बर्फ के गोले फेंकते थे। बहुत ही अपरिपक्व तरीका था। तो टीचर ने सजा दी? नहीं, यही तो बात है। गणित की टीचर ने शारीरिक सजा देने के बजाय उन्हें एक बहुत ही बुनियादी लीडरशिप का सबक दिया। टीचर ने समझाया कि अगर ध्यान खींचना ही है तो बर्फ फेंकने के बजाय सम्मान का इस्तेमाल करो, जाकर बात करो, तारीफ करो। और ये छोटी सी घटना अर्नोल्ड के लिए एक मंत्र बन गई कि ताकत और आक्रामकता हमेशा एक ही चीज नहीं होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ था उनके लिए। लेकिन कि जीवन का सबसे बड़ा जो आहा मोमेंट होता है ना, वो तब आया जब उनकी नजर एक पत्रिका के कवर पर पड़ी। ऑस्ट्रिया के बॉडी बिल्डिंग चैंपियन कर्ट मानुल की तस्वीर। कर्ट मानुल उस तस्वीर में चश्मा पहने हुए भारी वजन उठा रहे थे, और चश्मा उस दौर में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता था। तो उस एक तस्वीर ने अर्नोल्ड के दिमाग में बैठे इस मिथक को चकनाचूर कर दिया कि एक इंसान या तो बुद्धिमान हो सकता है या फिर ताकतवर। उन्होंने महसूस किया कि चश्मा और विशाल मांसपेशियां दोनों एक साथ एक ही शरीर में मौजूद हो सकती हैं। अर्नोल्ड के एक शुरुआती मेंटोर थे फ्रेडी गेरेस्टल। उन्होंने अर्नोल्ड को एक बहुत गहरी सलाह दी थी कि सिर्फ एक बेहतरीन शरीर नहीं बल्कि एक बेहतरीन दिमाग भी बनाना है। उन्होंने कहा था, प्लेटो को पढ़ो। क्या बात है। ये विचार कि इंसान को अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी तेज करना चाहिए, अर्नोल्ड का जीवन दर्शन बन गया। जब उन्होंने हर्क्यूलिस फिल्म में
रेग पार्क को देखा। रेग पार्क तो उनके लिए एक जीता जागता ब्लूप्रिंट बन गए थे। रेग भी एक गरीब परिवार से थे, मिस्टर यूनिवर्स बने, अमेरिका गए और हॉलीवुड फिल्मों में स्टार बन गए। आर्नोल्ड ने उसी दिन तय कर लिया कि उन्हें ठीक यही रास्ता अपनाना है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात उभर कर आती है। जब किसी के पास एक एकदम स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होता है ना, तो उसका पूरा अस्तित्व उसी दिशा में संग्रहित हो जाता है। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे बस अमीर बनना है या मशहूर होना है। उनका लक्ष्य बिल्कुल सटीक था। रेग पार्क के नक्शे कदम पर चलना, अमेरिका जाना, मिस्टर यूनिवर्स बनना और फिल्मों में काम करना। इस अत्यधिक स्पष्टता ने उन्हें उन तमाम भटकावों से बचा लिया जो आमतौर पर युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बिल्कुल। उनका दिमाग हर पल केवल उसी ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने की गणना कर रहा था। लेकिन ये रास्ता कोई आसान तो था नहीं। इस विजन को हकीकत में बदलने का सफर लोहे और सेना के कड़े अनुशासन के बीच शुरू हुआ। ऑस्ट्रियाई सेना के दिन जब वो सेना में भर्ती हुए तो उन्होंने 50 टन का M47 पैटर्न टैंक चलाना सीखा। 18 साल के लड़के के हाथ में 50 टन की मशीन का होना अपने आप में बहुत रोमांचक है। और कुछ भारी गलतियां भी हुई इस दौरान। एक बार उन्होंने ढलान पर टैंक खड़ा किया, लेकिन गियर लगाना भूल गए और सुबह देखा कि टैंक लुढ़क कर नदी में जा गिरा है। उन्होंने गलती से टैंक को आगे बढ़ा दिया और पूरी दीवार ही ढहा दी। ये घटनाएं निश्चित रूप से उनके निडर और थोड़े लापरवाह स्वभाव को दर्शाती हैं। लेकिन सेना के दिनों की जो घटना उनके करियर को सच में परिभाषित करती है, वो है उनका स्टुटगार्ट जाना। बिना इजाजत बेस से बाहर जाना। अर्नोल्ड चुपके से भागकर जर्मनी के स्टुटगार्ट गए ताकि जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। और वो जीत भी गए, लेकिन वापस लौटने पर उन्हें सैन्य जेल की सजा काटनी पड़ी। मतलब सेना से बिना इजाजत भागने पर उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था। उनका पूरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता। लेकिन अगर हम इसे आर्नोल्ड के उस विशिष्ट लक्ष्य के नजरिए से देखें तो ये कैलकुलेटेड रिस्क था। उनकी मंजिल मिस्टर यूनिवर्स थी। उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि अगर वो प्रतियोगिता छोड़ते हैं तो वो अपने लक्ष्य से 1 साल पीछे हो जाएंगे। तो जेल जाने का डर उनके अमेरिका जाने के सपने से बहुत छोटा था। और उसी जीत ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जिसके दम पर उन्होंने सेना से जल्दी छुट्टी ली और म्यूनिख का रुख किया। वहां उनकी मुलाकात रॉल्फ पुत्जिगर नाम के एक जिम मालिक से हुई। बहुत ही चालाक और नियंत्रणकारी इंसान। उसने आर्नल्ड की प्रतिभा का सिर्फ आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब रॉल्फ ने आर्नल्ड के मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के आवेदन फॉर्म को ही कूड़े में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आर्नल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर होकर उसे छोड़कर ना चले जाएं। ये बहुत ही घटिया हरकत थी। यह उस अंधेरे पक्ष का एक उदाहरण है जिसका सामना अक्सर उभरती हुई प्रतिभाओं को करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आर्नल्ड ने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। म्यूनिख ही वो जगह थी जहां आर्नल्ड और उनके दोस्त फ्रैंको कोलंबस ने ट्रेनिंग के स्थापित नियमों को तोड़ना शुरू किया। यहीं से शॉकिंग द मसल का सिद्धांत पैदा हुआ। वो स्ट्रिपिंग तकनीक वाला। ये शारीरिक सीमाओं को धत्ता बताने का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें वो एक बहुत भारी वजन उठाने से शुरुआत करते थे और फिर बिना रुके लगातार हल्का वजन उठाते जाते थे जब तक कि मांसपेशियां पूरी तरह से जवाब न दे दें। क्योंकि उनका मानना था कि शरीर बहुत जल्दी किसी भी रूटीन का आदी हो जाता है, इसलिए शरीर को इस बात का अंदाजा ही नहीं होना चाहिए कि अगला क्या होने वाला है। तभी मांसपेशियां बढ़ने के लिए मजबूर होती हैं। और इसके पीछे की असली ताकत शरीर नहीं बल्कि माइंड ओवर बॉडी का सिद्धांत था, जो उन्होंने रेग पार्क से सीखा था, जहां आर्नोल्ड ने पहली बार रेग पार्क को अपनी पिंडलियों के सहारे यानी काव्स से 1000 पाउंड का वजन उठाते हुए देखा था। आर्नोल्ड के दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि 300 या 400 पाउंड ही इंसानी क्षमता की आखिरी सीमा है। रेग ने उन्हें समझाया कि सीमा लोहे या शरीर में नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग में होती है। तो जब आर्नोल्ड ने अपनी आंखों के सामने वो 1000 पाउंड उठते देखा तो उनका मनोवैज्ञानिक बैरियर हमेशा के लिए टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि जब दिमाग किसी चीज को संभव मान लेता है तो शरीर को उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। और इसी मानसिक मजबूती का परिणाम था कि 1967 में मात्र 20 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने लंदन में सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। और यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस समय उन्होंने स्टेरॉइड का भी उपयोग किया था। हाँ, जो उस दौर में न केवल पूरी तरह से वैध था बल्कि पेशेवर बॉडी बिल्डिंग का एक सामान्य हिस्सा माना जाता था। हम यहाँ केवल ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रख रहे हैं। तो इस बड़ी जीत के बाद अमेरिका के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग प्रमोटर जो वीडर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने आर्नोल्ड को अमेरिका बुलाया। 1968 में आर्नोल्ड अपने सपनों की जमीन मियामी पहुंचे,
लेकिन वहां उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी हार का सामना करना पड़ा। वो फ्रैंक जीन से हार गए थे। फ्रैंक कद में आर्नोल्ड से छोटे थे और उनका वजन भी करीब 50 पाउंड कम था, लेकिन उनका शरीर अधिक सुडौल था, मांसपेशियों की डेफिनेशन बहुत स्पष्ट थी और उनका टैन बहुत पेशेवर था। विशालकाय आर्नोल्ड एक छोटे लेकिन बेहतर तराशे गए एथलीट से मात खा गए थे। मियामी की वो हार आर्नोल्ड के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी कि मियामी के उस होटल के कमरे में आर्नोल्ड सारी रात अकेले बैठकर रोते रहे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात ध्यान खींचती है वो उनकी प्रतिक्रिया है। हारने के बाद अक्सर लोग बहाने बनाते हैं कि जज पक्षपाती थे या आयोजकों ने धोखा दिया। लेकिन आर्नोल्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने खुद को इस बात के लिए कोसा कि लंदन की जीत के बाद उनके भीतर एक तरह का घमंड आ गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि अति आत्मविश्वास में उन्होंने सही से तैयारी ही नहीं की थी, डाइट में लापरवाही बरती। और उसी रात आंसू पोंछने के बाद उन्होंने खुद से एक सख्त वादा किया कि भविष्य में वे कभी भी एक अमेचर की तरह किसी प्रतियोगिता के मंच पर कदम नहीं रखेंगे। यह अपनी गलतियों को स्वीकार करने का अद्भुत उदाहरण है। इस कड़वे सबक के बाद शुरू होता है उनका लॉस एंजल्स का सफर, जो उनके लिए एक भारी कल्चर शॉक था। बिल्कुल, क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों में जो अमेरिका देखा था वो अलग था। आसमान छूती इमारतें, चमचमाती सड़कें, लेकिन वेनिस बीच का गोल्ड्स जिम उस छवि से बिल्कुल उलट था। वो बहुत ही साधारण, खुरदुरा और सीमेंट के फर्श वाला एक डार्क जिम था, जहां सिर्फ भारी लोहे की बदबू आती थी। हाँ, और वहां एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। आर्नोल्ड ने एक पोंटियक जीटीओ कार उधार ली और बारिश के कारण सड़क पर फिसलकर उसे क्रैश कर दिया। अगर यूरोप के किसी भी हिस्से में ऐसा होता तो पुलिस का रवैया बेहद सख्त होता। बिना लाइसेंस की गाड़ी और एक्सीडेंट, शायद उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता। आर्नोल्ड भी यही सोचकर कांप रहे थे कि अब उनका अमेरिकी सपना जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी पुलिस ने उन्हें डांटने या गिरफ्तार करने के बजाय उनकी मदद की, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हाँ, आर्नोल्ड को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि यहाँ का समाज कितना खुला है। हालांकि अमेरिकी संस्कृति को समझने में उन्हें काफी समय लगा, जैसे थैंक्सगिविंग का त्योहार या हिप्पी कल्चर। और यहाँ तक कि अमेरिकी लड़कियों का अपने पैरों को शेव करना, जो उस समय यूरोप में बिल्कुल भी आम चलन नहीं था, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन लॉस एंजल्स सिर्फ जिम और कल्चर शॉक तक सीमित नहीं था। ये आर्नोल्ड के लिए व्यापार, मार्केटिंग और खुद को एक ब्रांड बनाने की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अमेरिका आकर उन्होंने आराम नहीं किया। वो जो वीदर के पास गए और उनके रिटेल स्टोर में काम मांगा ताकि वो लोगों से मिलकर अंग्रेजी और बिजनेस के गुर सीख सकें। और यहीं पर उनके बिजनेस माइंडसेट का पता चलता है। आर्नोल्ड ने फिल्मों में आने से बहुत पहले ही अपना पहला $1 मिलियन कमा लिया था। उन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स खरीदी और एक मेल ऑर्डर बिजनेस भी चलाया। इस आर्थिक आजादी ने उन्हें बहुत बड़ी ताकत दी, जिसे हम वॉक अवे पावर कहते हैं। उन्हें पैसों के लिए हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल्स करने की मजबूरी नहीं रही। वो सिर्फ लीडिंग मैन बनने पर फोकस कर सकें। आर्नोल्ड ये भी समझते थे कि सफलता के लिए माहौल सही होना चाहिए। कैलिफोर्निया में बहुत मौज मस्ती थी, लेकिन आर्नोल्ड को पता था कि ये भटकाव खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त फ्रैंको कोलंबस को भी अमेरिका बुलवा लिया। और दोनों एक बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन वहां सैन्य स्तर का अनुशासन था। कमरा साफ, बिस्तर बने हुए, बर्तन धुले हुए। वो जानबूझकर एक ऐसा सख्त माहौल बना रहे थे जो उन्हें उनके विशिष्ट लक्ष्य से रत्ती भर भी भटकने न दे। बिल्कुल, लेकिन हॉलीवुड में लीडिंग मैन बनना भी तो आसान नहीं था ना। एजेंटों ने तो उनकी भारी आवाज, उनके अजीब से लंबे नाम और उनके विशाल शरीर को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दिया था। एजेंट कहते थे कि अमेरिकी दर्शक उन्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आर्नोल्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। कोनन द बार्बेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि जिन्हें लोग कमजोरी मान रहे थे, वही सिनेमा के पर्दे पर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। और ये देखकर और भी हैरानी होती है कि कैसे एक एक्शन हीरो अचानक से कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्य का गवर्नर बन गया। ये उनका एक और रूप था, राजनीति। राजनीति के इस हिस्से पर अगर हम निष्पक्ष रूप से चर्चा करें, तो अगर हम देखें, एक रिपब्लिकन नेता होने के बावजूद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, हेल्थ केयर और बिजनेस के मुद्दों पर बहुत काम किया। वो हर उस चीज को चुनौती देते थे
जिसे लोग असंभव कहते थे। और इस सफर में बहुत नकारात्मकता भी आई। राजनीति में आलोचना तो होती ही है। राजनीति में भी और फिल्मों में भी। जब लास्ट एक्शन हीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो अर्नोल्ड ने उस नाकामी पर रोने के बजाय उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। असफलता को उन्होंने कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो किताब के आखिरी हिस्से में अर्नोल्ड ने अपनी सफलता के कुछ बेहतरीन नियम बताए हैं। सबसे पहला तो यही है कि ज्यादा मत सोचो, यानी डोंट ओवरथिंक। मतलब दिमाग को शांत रखना। उनका मानना था कि दिमाग को शांत रखना और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। ज्यादा सोचने से इंसान घबरा जाता है और कदम नहीं उठा पाता। और दूसरा नियम था रेप्स रेप्स रेप। किसी भी काम को हजारों बार दोहराना। चाहे वो एक्टिंग हो, जिम में वजन उठाना हो या कोई स्पीच देना हो, जब तक उस काम में पूरी महारत हासिल ना हो जाए तब तक उसे करते रहना चाहिए। और तीसरा नियम हमने अभी डिस्कस किया था, अपनी कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। टर्न लायबिलिटीज इनटू एसेट। और चौथा नियम, जो शायद सबसे अहम है, स्टे हंग्री। हमेशा भूखे रहना। सफलता मिलने के बाद भी रुकना नहीं है। हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की भूख होनी चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हम अक्सर एक मुकाम पर पहुंचकर रुक जाते हैं। लेकिन आर्नोल्ड का जीवन हमें सिखाता है कि हमेशा एक नए पहाड़ की तलाश करनी चाहिए। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो यह समझ आता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक साधारण इंसान भी कितना असाधारण बन सकता है। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से निकलकर बिजनेस, हॉलीवुड और फिर गवर्नर हाउस तक का सफर। किताब के अंत में आर्नोल्ड खुद एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सोचते हैं कि अगर उनके पिता उनके प्रति नर्म होते, अगर घर में प्यार और दुलार का माहौल होता, तो क्या वो कभी ऑस्ट्रिया छोड़कर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाते? क्या कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाइयां, दुख और अपनों की वो सख्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन जाते हैं? क्या हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमें सबसे बड़ी उड़ान देती हैं?